ऊपर गर्मी, नीचे गरीब बहू का ठंडा ससुराल। एक तो ये गर्मी, ऊपर से खाना बनाने में तो जान ही चली जाती है। भाई सच में इस बार तो गर्मी ने जान ही ले ली है। जमीन जैसे मानो ज्वालामुखी बन गया हो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर कड़क धूप में टीन के छत वाले घर के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वैसे मैं बताना भूल गई थी, कमला काकी है ना, उन्होंने रिश्ता भेजा है 2 लड़कियों का। सोच रही थी अपने दोनों बेटों की शादी करवा दूं। माँ वो दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। आप लोगों को भी वो जरूर पसंद आएगी, आप बस एक बार उससे मिल लीजिए। देख बेटा, तूने तो पसंद कर ही लिया है, अब हमारे पसंद आने या ना आने से फर्क क्या पड़ता है। शादी तो तू उसी से करेगा ना, फिर हमारी पसंद से क्या फर्क पड़ता है। फैसला तो तूने ले ही लिया है। और सूरज बेटा, तूने क्या फैसला लिया है? पापा माँ, आप लोग जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। चलो फिर अब एक ही साथ दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाएंगे। अब इस गर्मी से मुझे भी राहत मिलेगी। फिर शर्मिला अपनी पसंद की लड़की राधिका से सूरज की शादी और अंकित से उसके पसंद की लड़की अनामिका की शादी एक ही मंडप में करवाती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त तुम दोनों बहू एक एक करके अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। वैसे जेठानी जी आप बड़ी हैं, आप पहले गृह प्रवेश कीजिए। राधिका की बात सुनकर सबसे पहले अनामिका गृह प्रवेश करती है और फिर राधिका। दोनों बहुएं पहली बार मिट्टी के जमीन पर पैर रखती हैं। घर की गर्म हवा दोनों बहुओं को तंग कर देती है कि तभी ओह माय गॉड, ये क्या? यहाँ एसी तो दूर की बात है, एक पंखा भी नहीं है। ऊपर से यहाँ की हवा भी कितनी गर्म है। इस गर्मी में मुझे रहना पड़ेगा। अनामिका की बात सुनकर काजल शर्मिला के कारण रहती है। माँ, बड़ी भाभी के नखरे तो अभी से ही शुरू हो गए। अरे धीरे बोल, सुन लेगी। पहले दिन घर में कलेश करवाना है क्या तुझे? सभी गृह प्रवेश में शामिल थे। तभी दूर खटिया पर बैठे रामलाल पंखा डुलाते हुए कहते हैं, अरे ये पंखा तो टूट गया भाई। अरे ओ अंकित की माँ, जरा वो हाथ पंखा दो ना। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे खुद खरीद कर लेकर आए हो। मैंने बनाया है अपने हाथों से, समझे? बेचारे पापा की वाट तो मम्मी हमेशा लगाती है। काजल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और इस तरह दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। और फिर अगली सुबह, बहू आज तुम दोनों की पहली रसोई है। देखो ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा नाश्ते में कुछ बना दो। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ रखी है? क्या मतलब हमें चूल्हे पर खाना बनाना होगा? भाभी, अब प्यार करके जब शादी की है तो जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी पड़ेंगी। भैया ने बताया नहीं था क्या? हे भगवान, शादी करके कहाँ फंस गए। अब यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। शर्मिला की बातें सुनकर दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। और जैसे तैसे गर्मी में चूल्हा जलाकर अनामिका खीर तो वहीं राधिका आलू पराठा बनाकर खिलाती है। फाइनली इतने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाने को मिला है, वरना गरीबी की वजह से तो हर रोज सूखी दाल रोटी खाना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बात तो है, खाना टेस्टी भी बना है और इतने दिनों बाद खाकर सुकून भी मिल गया। मम्मी, अच्छा लगा तो और लीजिए ना। हाँ हाँ बहू, ले रहे हैं, तुम लोग भी अपने लिए रख लो। ना जाने फिर दोपहर का खाना बनते बनते कितनी देर लग जाए। वैसे तुम दोनों ने इतनी मेहनत की, लेकिन पहली रसोई पर तुम्हें देने के लिए हमारे पास सिर्फ आशीर्वाद ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। और फिर तोहफे आशीर्वाद से बड़े थोड़ी ना होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी। इस तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म भी पूरी होती है और फिर दोनों बहुएं घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। मेरे मायके में तो एसी लगा है, एसी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आपका मायका अच्छा है, लेकिन फिर भी ये हमारा ससुराल है और हमें यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए। तुम्हें होगी आदत इन सब की, मुझे नहीं है। और क्या कहा तुमने? ससुराल अपना घर होता है तो क्या मायका पराया होता है? मेरा बस चले तो मैं अपने मायके में ही रहूं और कभी लौट कर यहाँ आऊं ही ना। इस तरह अनामिका अपनी देवरानी राधिका को ताने मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन, उफ, क्या मुसीबत है, यहाँ का पानी तक उबल रहा है। ठंडा पानी नहीं है क्या? बहू मटके का पानी पी ले, थोड़ी राहत मिलेगी तुझे, क्योंकि जो है सो यही है। और फिर शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है। आप लोगों ने क्या सोच रखा है? मुझे नहीं रहना है। ना पंखा है, ना एसी है, ना फ्रिज है। घर है या जेल? यहाँ तो फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जेठानी जी, कुछ नहीं है तो क्या हो गया? हम दोनों बहुएं मिलकर अपने इस घर में ससुराल को ठंडा बना देंगे। क्या तुम कोई इंजीनियर हो?
जो इस घर को ठंडा बनाओगी और फैसिलिटी ऐड करोगी, और वैसे भी इन सब के लिए भी पैसे लगते हैं, पैसे। अनामिका सभी को ताने मारकर गुस्से में इरिटेट और गर्मी से परेशान होकर मुंह बनाकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक तरफ राधिका पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, तो वहीं अनामिका जैसे तैसे घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? शादी की वजह से ऑलरेडी मेरे काम में बहुत लॉस हो गया है। अब मुझे शहर जाकर दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना बॉस भी ऑफिस से निकाल देंगे। मतलब तुम शहर जा रहे हो, वो भी मुझे छोड़कर? फिर तो मैं भी चली जाऊंगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा इस गर्मी में। क्या? देखो, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ मायके चलो, वहाँ हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, इस गर्मी से राहत मिलेगी। देखो, तुम जैसा सही समझो, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को इस तरह से घर छोड़कर जाने की बात नहीं कह सकता। तुम नहीं कह सकते तो क्या हुआ, मैं तो कह सकती हूँ। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर अनामिका तुरंत गुस्से में सभी के पास आती है और चिल्ला कर कहती है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतनी गर्मी में ना ढंग का पानी और ना ही खाने को ढंग का खाना, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे मेरे मायके जाना है। बहू ये क्या कह रही है? भला इस तरह घर छोड़कर कौन जाता है? तो इस तरह टूटा फूटा गर्मी से भरा घर भी किसका होता है? घर से ज्यादा सुकून तो बाहर मिलता है, कम से कम उमस तो नहीं होती। अरे लेकिन रहने दो शर्मिला, अगर बहू जाना चाहती है तो जबरदस्ती करके बहू को मत रोको। रामलाल की बात सुनकर पूरा घर शांत हो जाता है। कुछ ही देर में अंकित शहर के लिए, तो वहीं अनामिका अपना सामान पैक करके मायके चली जाती है और सभी लोग मायूस हो जाते हैं। मैंने सोचा था छोटे घर में ही सही, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी होगी। गरीब घर है तो क्या हुआ, सभी का साथ होगा, सब मिलकर घर में खुशियाँ लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, इस तरह से तो घर टूट जाएगा। सभी को घर के अलग अलग कोने में उदास देखकर राधिका काजल के पास आती है। भाभी, इस तरह उदास होने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर इस घर को ठंडा बनाएंगे। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं। काजल की बात सुनकर राधिका को थोड़ी संतुष्टि मिलती है और फिर अगले दिन घर के सारे काम उसी तरह वापस शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या, लकड़ियाँ खत्म हो गई है और अभी खाना भी बनाना है। अब मम्मी जी से कैसे कहूँ? तभी वहाँ काजल आती है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों हैं? देखिए ननन जी, मैंने खाना बनाना शुरू किया और लकड़ियाँ खत्म हो गई है, अब मम्मी जी से कैसे कहूँ? अरे बस इतनी सी बात, चलिए पास वाले जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। चलिए भाभी। फिर काजल राधिका के साथ लकड़ी लेने कड़ी धूप में ही निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद, भाभी अभी इतनी गर्मी लग रही है, लकड़ी लेकर आते वक्त ना जाने क्या होगा। सच में इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी, शरीर के रोए तक जल जाएंगे। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी कुछ दूर पर तबेले में आराम कर रही बकरियों पर नजर पड़ती है। वो देखिए भाभी, हमसे ज्यादा खुश तो वो बकरियां हैं, कम से कम उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही। सच में कम से कम उन्हें बिजली के बिल देने की तो चिंता नहीं है। काश हम भी बकरियां ही होते। राधिका की बात सुनते ही काजल और राधिका दोनों हंस पड़ते हैं और बातें करते हुए जंगल पहुंचते हैं। फिर लकड़ियां तोड़ते वक्त राधिका और साथ ही काजल थककर जमीन पर बैठ जाती हैं। यहाँ पर कितनी ताजी और ठंडी हवा चल रही है। सच में यहाँ की मिट्टी में भी कितना ताजापन है। काश हमारे घर की मिट्टी भी ऐसी होती। क्यों ना हम यहाँ की मिट्टी को घर में लगा दें। अरे वाह भाभी, आप तो साइंटिस्ट निकली। ठीक है, हम कल ही मिट्टी लेने आएंगे। काजल और राधिका आपस में बातें करती हैं और फिर पसीने से लथपथ लकड़ियां लेकर घर पहुंचती हैं। क्या हुआ बहू, कहाँ गई थी बिना बताए तुम दोनों? मम्मी जी बस ये लकड़ियाँ लेने गए थे। अभी तुम्हारे पापा जी पानी लेकर आ रहे हैं, रुककर पानी पी लेना, थोड़ी राहत मिलेगी। शर्मिला ऐसा कहती है कि तभी वहाँ रामलाल एक बाल्टी पानी लाकर थक कर बैठ जाता है। अरे भाई, कोई एक गिलास पानी दे दो इस बूढ़े को। हाँ? अरे अगर ये बूढ़ा अपनी जवानी में थोड़ा काम कर लेता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। बेचारे पापा बोलते कम सुनते ज्यादा है। तुम दोनों ज्यादा हंसो मत। बहू, पता है तेरी ये सास शादी से पहले भी ऐसी ही थी। हाँ, और तेरे ये पापा जी बचपन से ही ऐसे हैं। मैं कम से कम सुधर तो गई। गरीबी होने के बावजूद शर्मिला के तानों पर सभी हंस पड़ते हैं और घर में खुशी का माहौल बनता है। फिर अगले दिन, मम्मी जी हम दोनों जंगल से मिट्टी लेने जा रहे हैं। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी और ठंडी है, घर में लीप दूंगी, घर भी ठंडा हो जाएगा। बहू अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ मिट्टी लेने। इतना कहकर शर्मिला ठंडी ठंडी मिट्टी लेने अपनी बहू और बेटी के साथ जंगल पहुंचती है। मम्मी जी मैं लकड़ियाँ काट लेती हूँ, ननन जी आप मिट्टी इकट्ठा कर लीजिए। चल काजल बेटी, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। ये कहकर शर्मिला और काजल मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं।
तो वहीं राधिका लकड़ियां काट रही होती है कि तभी अचानक मिट्टी में शर्मिला का पैर फिसलता है और शर्मिला जमीन पर गिर पड़ती है। हाँ माँ, मेरी कमर, हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मम्मी जी, आप ठीक तो है? आप गिर कैसे गई? मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी आप घबराइए मत, हम दोनों आपको घर लेकर चलते हैं। राधिका और काजल जैसे तैसे अपनी बाहों का सहारा देकर शर्मिला को घर लेकर पहुंचते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप करवाते हैं। देखिए, मिट्टी में फिसलने की वजह से इन्हें बहुत गहरी चोट आई है। इस उम्र में बहुत कम चांस है कि ये चोट इनकी अच्छी तरीके से रिकवर हो पाए। तो क्या मम्मी जी अब? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगी और अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। सभी लोग घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर रात को अचानक शर्मिला का कमर दर्द बढ़ जाता है। माँ, मुझे नहीं रहा जा रहा। हे भगवान, ये अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों? गर्मी से थोड़ी राहत पाने की कोशिश की तो आपने दर्द में डाल दिया। शर्मिला दर्द से कराहते हुए रो रही थी। ये देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। मम्मी जी को इस तरह दर्द में देखकर उन पर कितना अफसोस हो रहा है। काश आज सुबह मम्मी जी को हम अपने साथ ना ले जाते तो ये नहीं होता। गलती तो इसमें मेरे पति की है। काश रामलाल जी, आपने शराब में सारे पैसे उड़ाए ना होते तो आज ऐसी नौबत ना आती। शर्मिला की ये बात सुनकर शर्म से रामलाल की आंखें झुक जाती हैं। तुम्हारी बात सच है शर्मिला। देखो, गलती तो मुझसे ही हुई है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। अगर मेरे हालात ठीक होते तो घर के पीछे जो जमीन है उस पर मेहनत करके अपनी परिस्थितियां सुधार लेते। क्या हमारे घर के पीछे जमीन है? हाँ बहू, जमीन तो है, वो भी बहुत बड़ी, लेकिन बस कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या आप मुझे वो जमीन दिखा सकते हैं पिताजी? ठीक है बहू, मैं कल तुम्हें ले जाकर वो जमीन दिखा दूंगा। आपस में बातें करता हुआ पूरा परिवार सो जाता है। वहीं राधिका आंखों में उम्मीद की किरण लिए सो जाती है और अगले दिन रामलाल के साथ जमीन देखने जाती है। ये देख रही हो बहू, यही है हमारी जमीन। शराब पीकर मैंने सब बर्बाद तो कर ही दिया था, लेकिन शर्मिला के नाम पर होने की वजह से ये जमीन भगवान की कृपा से बच गई। पापा जी, यहाँ की मिट्टी कितनी ठंडी है, जबकि हमारे यहाँ तो मिट्टी भी उमस छोड़ती है। हाँ बाबू, वो दरअसल यहाँ पहले खेती हुआ करती थी ना, तो इस वजह से मिट्टी में ठंडक है। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, रहना तो हमें हमारे घर में ही पड़ेगा ना। हम यहाँ थोड़ी ना रह सकते हैं अपना ठंडा घर बनाकर। ठंडा घर? हाँ, ठंडा घर। राधिका मनी मन कुछ सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रामलाल के साथ वापस घर लौट जाती है। फिर रात को, वहाँ की जमीन इतनी ठंडी है, क्यों ना हम गर्मी में वहीं रहे। क्या हुआ राधिका, तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या सोच रही हो आधी रात में? जी सुनिए ना, मैं ये सोच रही हूँ, क्यों ना हम इस उमस भरे घर को छोड़कर पापा जी की उस ठंडी जमीन का उपयोग करें और वहाँ रहे। ये मजाक अच्छा था। जी मैं मजाक नहीं कर रही, वहाँ की मिट्टी कितनी ज्यादा ठंडी थी और ठंडी हवाएं भी आ रही थी। अगर हम मिट्टी के अंदर ही घर बनाकर रहें तो हमें गर्मी लगेगी ही नहीं। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी? गरीब के पास पैसे नहीं, बस मेहनत होती है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर घर बन जाएगा। राधिका की बात सुनकर सूरज सोच में डूब जाता है और अगली सुबह सब साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी रामलाल कहते हैं, लेकिन बहू ये तो बहुत ज्यादा मेहनत और रिस्क का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि घर बनाने के चक्कर में अनहोनी हो जाए। पापा जी, मेहनत तो है, लेकिन सभी का साथ भी तो है, और एक बार की मेहनत हर बार की गर्मी से बचाएगी। बहू, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो आज से ही पूरा परिवार मिलकर तेरा साथ देगा। नहीं मम्मी जी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप आराम कीजिए, हम सब काम देख लेंगे। राधिका की बात सुनकर शर्मिला को छोड़कर पूरा परिवार अगले दिन जमीन के नीचे ठंडा घर बनाना शुरू कर देता है। राधिका, तुम मिट्टी लाकर दो, मैं जमीन में खुदाई करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। अरे बेटा लाओ, मैं जमीन खोद देता हूँ। आखिरकार गांव की घी की ताकत किस दिन काम आएगी। ठीक है, तो फिर मैं नदी से पानी ले आती हूँ और भाभी आप मिट्टी का काम देख लीजिए। सभी आपस में कम बोलकर काम शुरू कर देते हैं। सूरज और रामलाल मिट्टी की खुदाई करने लगते हैं, तो वहीं काजल नदी से पानी लेकर आती है और राधिका मिट्टी का ढेर जमा करती है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम जैसे गरीबों की। धूप इतनी तेज हो गई है कि लोहे की कुल्हाड़ी पकड़ना भी अब तो मुश्किल हो गया है। सच कहा पापा आपने, गर्मी से तो ऐसे ही राहत नहीं मिल रही और अब हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इतना कहकर सूरज दोबारा काम में लग जाता है।
माथे से पसीना टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता है। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, इस धूप में तो खड़े रहने की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। और पानी लाना है, कितने में काम हो जाएगा? मिट्टी के नीचे ठंडा घर बनाना है, पानी तो बहुत लगेगा, इसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना कहकर राधिका कुछ सोचने लगती है। दिन बीतते हैं और पूरा परिवार अपनी मेहनत जारी रखता है। फिर एक दिन, ननन जी, अब पानी लाने का काम आसान हो जाएगा। वो कैसे भाभी? मैंने बांस में पाइप जोड़कर नदी का पानी यहाँ तक लाने का बंदोबस्त कर लिया है। अरे वाह भाभी, आप तो जुगाड़ू निकली। ननन जी, गरीबी सब सिखा देती है। अच्छा चलिए, धूप होने से पहले जमीन की खुदाई का काम कर लेते हैं, फिर आज से दीवार बनाने का काम शुरू करेंगे। इतना कहकर राधिका सभी के साथ मिलकर ये गहरा बड़ा गड्ढा खोदती है और पानी डालकर दीवार का शेप तैयार करती है। धूप में पूरा परिवार अलग अलग तरह से मदद करता है और शर्मिला आराम करती है। इसी तरह 10 से 15 दिनों के अंदर सारी जमीन के नीचे ठंडा घर बनाकर तैयार करते हैं। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी वजह से हमने मिट्टी के अंदर अपना घर बनाकर तैयार कर लिया है। हाँ पापा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? न हवा, न पानी, न बैठने और सोने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। मतलब अब हमारी मेहनत बेकार हुई? नहीं, मैं किसी की भी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। नन जी, आप भूल गई क्या? जंगल में जाकर हम मिट्टी लाते थे, वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ और बांस है, उनसे हम सोफा फर्नीचर सब बना सकते हैं, यहाँ तक कि बिस्तर भी। भाभी, आपको इतना सब कुछ आता है? ननन जी, हर चीज सीखनी जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग और कोशिश से भी चीजें बनकर तैयार हो सकती है। राधिका की बात सुनकर सभी के अंदर एक अलग सा उत्साह आ जाता है। सभी जंगल की लकड़ियां बड़े पैमाने पर सिर पर रखकर लाने लगते हैं कि तभी, अब क्या इस गर्मी में भी लकड़ी जलाकर आग सेकनी है तुम सबको, जो इतनी लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो जंगल से? काकी, दरअसल हम सब मिलकर लकड़ी और बांस का फर्नीचर बनाने वाले हैं, जो हम हमारे मिट्टी के घर के अंदर रखेंगे। क्या कहा? मिट्टी का घर और ये लकड़ी का फर्नीचर तुम लोग बनाओगे? भूलो मत, कोई मिस्त्री नहीं हो तुम लोग, एक गरीब घर की बहू बेटी हो। हमें पता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटी, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात के बाहर नहीं। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तभी सभी राधिका और काजल की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो दोनों बिना किसी को जवाब दिए वापस अपने मिट्टी के घर में आकर काम शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे सोफा, पलंग, डाइनिंग टेबल बनकर तैयार होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, ननन जी, आप मत ही बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। ससुराल कैसे संभालना है ये ज्ञान आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। भाभी, जब देखो तब आप मुझे ताना मारती रहती हैं। आखिरकार मैंने गलत ही क्या कहा? आप मेरे से इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? यह आपका ससुराल है, आपको तमीज से रहना चाहिए। देखो देखो, ससुराल में तमीज से रहने की सलाह भी कौन दे रहा है, जिसकी खुद के ससुराल का कोई आता पता नहीं, अपने मायके में शादी के बाद भी भैया भाभी पर बोझ बनकर बैठी है। सेजल के ताने सुनकर अनामिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और एसी ऑन करके बैठ जाती है। जब से शादी के बाद ससुराल छोड़कर मायके आई हूँ, तब से भाभी दिन रात बस मुझे ताने मारती रहती हैं। काश मैं ससुराल छोड़ने की गलती ना करती। अनामिका की भाभी हमेशा अनामिका को ताने मारती, भला बुरा कहती, जिसकी वजह से धीरे धीरे अनामिका को अपने ससुराल और पति की कमी महसूस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी मिलकर चेयर, सोफा, डाइनिंग टेबल और चौकी बनाकर तैयार करते हैं। देख बहू, तेरी वजह से आज हमने बांस से डाइनिंग टेबल तक बनाकर तैयार कर लिया। हाँ, और आज इन सबको हम अपने घर के अंदर ले जाकर रखेंगे। वैसे राधिका, तुम इतनी देर से गड्ढा क्यों खोद रही हो? क्यों ना हम गड्ढे के अंदर पानी डालकर छोटा सा गरीबों वाला स्विमिंग पूल बनाकर तैयार करें, इससे घर में और भी ज्यादा ठंडक आएगी। वाह भाभी, आप तो पूरी की पूरी इंजीनियर ही निकली। स्विमिंग पूल, डाइनिंग टेबल और पता नहीं क्या क्या। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर छोटा सा स्विमिंग पूल भी तैयार करते हैं। और पहली बार जब शर्मिला अपने जमीन के अंदर बने घर के अंदर आती है। क्या सच में? आज से हम लोग यहाँ रहेंगे? यहाँ पर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ शर्मिला, हाँ, ऊपर चाहे ज्वालामुखी क्यों ना फूट जाए, पर जमीन के नीचे हमारे ठंडे घर में कोई असर नहीं पड़ेगा। जरूर मैंने अगले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तभी मुझे राधिका जैसी बहू मिली है। बहू, अगर तू ना होती तो ये सब ना होता। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ आपके साथ और विश्वास की वजह से हुआ है। वैसे चलिए मम्मी जी, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। इतना कहकर राधिका शर्मिला को पूरा घर दिखाने लगती है। घर के अंदर अलग अलग कमरे, हॉल, डाइनिंग टेबल, लकड़ी का बना हुआ चेयर, सोफा, अलग अलग फर्नीचर, यहाँ तक कि एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। ये सब देखकर शर्मिला हैरान रह जाती है और खुशी से रो पड़ती है। बहू, सच में अगर आज तू ना होती तो हमारी ये गर्मी की समस्या कभी दूर ना हो पाती। जिसे आस पड़ोस के लोग गरीब कह रहे थे,
असलियत में तो वही रहने के लिए हीरा है। आज तेरी वजह से हमारे पास सब कुछ है। मम्मी जी, आप ऐसी बातें कहकर मुझे रुलाएंगी क्या? आखिरकार आप जैसी सास भी कहाँ हर बहू को मिलती है। अगर सास का आशीर्वाद और साथ हो तो बहू बेटी बन जाती है और सास माँ। इतना कहते ही राधिका भी रो पड़ती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी घर के बाकी सदस्य भी वहाँ आ जाते हैं। बस कीजिए मम्मी और भाभी, अब सबको रुलाएंगी क्या? अब हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते। हाँ, आज से हमें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा और खुशी खुशी हम अपनी जिंदगी बिताएंगे। हाँ, और इसी खुशी में मैं आज सबके लिए आलू के पराठे और चटनी बनाऊंगी। राधिका की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और राधिका जमीन के अंदर बने घर में ही खाना बनाकर सभी को पहली बार डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाती है। आज का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि राहत और सुकून है। भाई, इस खाने में हम सबकी मेहनत, खुशियाँ और यादें हैं। आज के दिन को हम भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आखिरकार यही दिन हमारी परेशानियां खत्म होने का दिन है। पूरा परिवार एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाता है और जमीन के अंदर ठंडक पाकर खुशी खुशी सो जाता है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और दूसरी तरफ अरे बस कीजिए ननन जी, और कितना कलेश करवाएंगी मेरे घर में। आपसे तो खुद का ससुराल संभल नहीं पाया, मुझे आई बड़ी ज्ञान देने। आप देख रही हैं मम्मी, भाभी किस तरह से बात कर रही हैं। मैं उनकी नंद हूँ, उनसे पद में बड़ी हूँ। बोलो, मुझसे तमीज से बात करे। हाँ, तो तेरी भाभी गलत ही क्या कह रही है। अपना ससुराल छोड़कर आ गई है हमारा सुकून छीनने। भला शादी के बाद भी कोई अपने मायके में बसा रहता है क्या? तेरी वजह से पूरे समाज में हमारी थू थू हो रही है। सुमित्रा की बातें सुनते ही अनामिका का गुस्सा शांत हो जाता है और अनामिका रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। जिस घर में मैं बचपन से पली बढ़ी, आज वही घर के लोग मुझे बोझ समझने लगे हैं। अब मेरा घर ही मेरा नहीं रहा और ससुराल तो मैंने छोड़ ही दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या एक बार मम्मी जी को फोन कर लूँ? अनामिका जिस घर में बचपन से थी, आज वही उसे काटने को दौड़ रहा था। उसके अपने ही उसे बोझ समझने लगे थे और ये सब देख अनामिका रोते हुए अपनी सास को फोन करती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरा घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? भला कोई अपना घर कभी छोड़ता है? जब भी तेरा मन करे तो अपने ससुराल वापस आ सकती है। हमें तेरा बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना कहकर शर्मिला फोन रख देती है और अनामिका खुद से ही शर्मिंदा हो उठती है। जिस घर को मैं ठुकरा कर आई थी, जिस सास को मैं बुरा भला कहकर आई थी, आज उसी सास ने मुझसे एक सवाल तक नहीं किया और वापस बुला लिया। सच में मैं कितनी गलत थी। मैं कल ही अपने ससुराल वापस जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। अपने ससुराल वापस जाने का फैसला लेकर अनामिका अगले ही दिन अपना सामान उठाती है और वापस अपने ससुराल पहुंचती है। जमीन के अंदर इतना सुंदर घर किसने बनाया, ऊपर से इतनी सारी फैसिलिटी के साथ? मेरी छोटी बहू ने बनाया है अपने दिमाग और मेहनत से। हाँ, मेरी छोटी भाभी है ही जुगाड़ू और समझदार। सभी की बातें सुनकर अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और जाकर अपनी देवरानी से माफी मांगती है। देवरानी जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। जिस बुरी परिस्थिति में मुझे सबका साथ देना चाहिए था, मैं वहाँ अपने मायके भाग गई। जिस घर को मैंने गरीब कहा, वो तो बस अंधेरे का शिकार था। जेठानी जी, रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि साथ और विश्वास से बनते हैं। और वैसे भी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका की बात सुनकर अनामिका राधिका को गले लगाकर रो पड़ती है और पूरा परिवार एक साथ जमीन के नीचे बने ठंडे घर में रहने लगता है। पानी में पैर डालकर बैठने में कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने में भी। काश अंकित का काम शहर में ना होता ना, तो आज वो भी हम सबके साथ होता। वैसे जमीन पर बैठकर मेरी कमर दुख गई थी, सोफे पर बैठने पर तो सुकून मिल रहा है। सभी फैसिलिटीज का मजा उठा रहे थे कि तभी रामलाल पंखा डुलाते हुए कहते हैं, अरे ओ शर्मिला, जरा हाथ पंखा देना तो। निकम्मे कहीं के, इतनी फैसिलिटी मिल गई लेकिन अभी भी नखरे कम नहीं हुए। शर्मिला के कहते ही पूरा परिवार हंस पड़ता है और खुशियां लौट आती हैं। ऊपर चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन नीचे ठंडे घर में सब एक साथ खुश रहते हैं।